स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप DSSB में टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जनरल पेपर की क्लास लेके आए, जिसमें ये हिस्ट्री से संबंधित क्लास होगी, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो ये देखिए, कुचिपुड़ी जो नृत्य था वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। इसके जनक कौन थे? तो कुचिपुड़ी नृत्य के जनक थे सिद्धेंद्र योगी। कौन थे कुचिपुड़ी के जनक? तो ये थे सिद्धेंद्र योगी, इनके जनक थे। और सबसे पहले कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ कहाँ से हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था। और इसके जनक यानी कि प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था सिद्धेंद्र योगी ने, इसका सबसे पहले प्रारंभ किया था। तो यही इनके जनक हो जाएंगे। विश्व का सबसे पुराना नृत्य है जो, तो विश्व का सबसे पुराना नृत्य जो है वो ओडिसी हो जाएगा। तो विश्व का सबसे पुराना नृत्य ओडिसी हो जाएगा। तो विश्व का सबसे पुराना नृत्य ओडिसी हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था और इसके जनक थे सिद्धेंद्र योगी थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। गांधार शैली का सबसे पहले विकास ये सूत्रपात ये हुआ था कनिष्क के काल में हुआ था। तो गांधार शैली का सबसे पहले सूत्रपात कनिष्क के काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था इनमें से? तो ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था उस्ताद ईसा। कौन था ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला? तो ये उस्ताद ईसा था। तो ताजमहल बना कब से कब था? तो ये सब बना था सन 1632 से लेके 1648 के बीच में बना था। तो ताजमहल जो तैयार किया गया था वो 1632 से 1648 के बीच में बना था। और इसकी डिजाइन तैयार की थी उस्ताद ईसा ने तैयार की थी। जो कि ये उस्ताद ईसा जो थे वो कहाँ के थे? तो वो ये उस्ताद ईसा फारस के थे। उस्ताद ईसा ये फारस के थे। और ताजमहल का जो पुराना नाम था, यानी कि ताजमहल का जो असली नाम था, ताजमहल का असली नाम था रौजा ए मुनव्वर। इसका असली नाम था रौजा ए मुनव्वर था, यानी कि ताजमहल का पुराना या असली नाम जो था उसका नाम था राजा ए मुनव्वर था। और इस समय ताजमहल को ताजमहल से बनाया जाता है। इसकी डिजाइन तैयार की थी उस्ताद ईसा ने। और इसे बनाया कब से कब गया था? तो इसे बनाया गया था 1632 से 1648 के बीच में बनाया गया था। और इसे बनवाया किसने था? तो ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। तो ये इसके ताजमहल ने शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी की याद में बनवाया था। तो ताजमहल को शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन सा होगा या किसे माना जाता है? तो बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार होगा वो होगा मैत्रेय का होगा। किसका अवतार होगा? तो गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो होगा वो मैत्रेय का अवतार होगा। जिस मैत्रेय का अर्थ क्या होता है? तो मैत्रेय का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है भविष्य का बुद्ध। तो मैत्रेय का अर्थ हो जाएगा भविष्य का बुद्ध हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार होगा उसका नाम होगा मैत्रेय। और मैत्रेय का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा भविष्य का बुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो सम्राट अकबर ने कौन से महल का निर्माण जो फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो सम्राट अकबर ने करवाया था पंच महल का निर्माण करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया था? तो ये पंच महल का निर्माण करवाया था जो पंच स्तरीय महल था। कैसा महल था ये? पंच स्तरीय
महल था। तो पंचमहल कैसा था? ये पंचस्तरीय महल था। और ये कहाँ पर बनवाया गया था? तो ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। और इसे बनवाया किसने था? तो इसे बनवाया था अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो ये इसे अकबर ने बनवाया था। चलिए अगला का क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। तो ये किस लिए बनवाया था? तो ये बनवाया था भगवान विष्णु के सम्मान में बनवाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ स्थित है उसे भगवान विष्णु के सम्मान में बनवाया था। किस लिए बनवाया था? भगवान विष्णु के सम्मान में बनवाया था। और किसने बनवाया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद जी ने किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर था। यानी कि इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर था। और स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? यही लगभग उन्होंने की थी 1875 में की थी। कब की थी? 1875 में की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने 1875 में की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और कब की थी? तो ये 1875 में की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर था। क्या नाम था इनके बचपन का नाम? तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? तो इनमें से किसने जो है इबादत खाना बनवाया था? तो इबादत खाना किसने बनवाया था? तो इबादत खाना जो बनवाया था ये अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था इबादत खाना? तो इबादत खाना जो है ये अकबर ने बनवाया था। ये कब बनवाया था? तो इन्होंने बनवाया था ये 1575 में बनवाया था। तो इबादत खाना अकबर ने 1575 में बनवाया था। और इबादत खाने का मतलब उस समय क्या होता था? तो इबादत खाने का मतलब होता था पूजा का स्थल, यानी कि पूजा का घर होता था। इबादत खाने का अर्थ होता था पूजा का घर होता था। तो इबादत खाना को किसने बनवाया था? तो इबादत खाना को अकबर ने बनवाया था। और इसे कब बनवाया था? तो इसे बनवाया था 1575 में बनवाया था। और इबादत खाना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पूजा का घर होता है। तो इबादत खाने का अर्थ होता है पूजा का घर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक इनमें से कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक जो दिल्ली सल्तनत की थी तो वो कौन सी थी? तो वो रजिया बेगम थी। कौन सी थी? जो दिल्ली सल्तनत की भारत की प्रथम महिला थी वो रजिया बेगम थी। रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? ये तो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी। तो भारत की पहली प्रथम महिला शासक कौन थी? ये रजिया बेगम थी जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसने शासन 1782 से लगभग 1799 तक इसने शासन किया था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और इसने शासन 1782 से 1799 के बीच लगभग किया था। और इसे मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता था। तो टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता था। तो मैसूर के शेर के नाम से किसे जाना जाता था? तो मैसूर के शेर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता था और मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था
महमूद बिन कासिम था। कौन सा? तो भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था महमूद बिन कासिम था, जो इसने किया था 712 ईस्वी पर सिंध प्रांत में हमला किया था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम शासक आक्रमणकारी कौन था? तो ये महमूद बिन कासिम था। और इसने कब आक्रमण किया था? तो इसने सन 712 ईस्वी को किया था। और कहाँ पर किया था? तो इसने किया था सिंध प्रांत में किया था। तो महमूद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य के सहयोग से की गई थी। किसके द्वारा? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त के मौर्य द्वारा अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से की गई थी, जो कि नंद वंश का अंत करके की थी। किसका? नंद वंश का अंत करके की थी। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और ये नंद वंश का अंत करके इन्होंने की थी और ये चाणक्य के सहयोग से की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों का द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसके लिए माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु गोविंद सिंह के। किसके लिए? ये गुरु गोविंद सिंह के लिए माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था सुल्तान महमूद ने। किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद ने। और ये विख्यात सोमनाथ मंदिर कहाँ पर था? तो ये गुजरात में बना हुआ था। कहाँ पर बना हुआ था? तो ये गुजरात में बना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इनमें से कौन सा है जो सबसे पुराना स्मारक है? तो इनमें से सबसे पुराना स्मारक है अजंता की गुफाएं। कौन है सबसे पुराना स्मारक? अजंता की गुफाएं है। ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो कौन सा है सबसे पुराना स्मारक? तो ये हो जाएगी अजंता की गुफाएं। और ये अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? जो ये लोग पशुपति की पूजा करते थे, जो कि पशुपति किसको कहते थे? तो ये भगवान शिव को पशुपति कहते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते जो कि भगवान शिव थे। ये लोग उनकी पूजा में मुद्राओं का उपयोग करते थे। तो भगवान शिव की पूजा यानी पशुपति की पूजा में किसका उपयोग करते थे? तो इनकी पूजा करने के लिए ये मुद्राओं का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? ये मुद्राओं का उपयोग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किनका है? तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जो तो ये है बौद्धों का है। किनका है? तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ तो ये बौद्धों का है धार्मिक ग्रंथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो सन 1761 में हुई थी। कब हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में हुई थी। पानीपत की टोटल 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तो पानीपत की कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? तो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली लड़ाई हुई थी तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 21 अप्रैल। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? ये पानीपत में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पानीपत में हुई थी, जो कि हरियाणा में। कहाँ पर है ये? हरियाणा में है। तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में हुई थी, जो कि हरियाणा में हुई। और ये किनके किनके बीच हुई थी? तो ये इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई थी। किनके किनके बीच हुई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई सन
1526 में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, पानीपत हरियाणा में हुई थी, जिसमें से कौन जीता? तो इसमें वह बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी तो वो हुई थी 5 नवंबर। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो 5 नवंबर 1556 में हुई थी। कब हुई थी? तो ये 5 नवंबर सन 1556 में हुई थी और ये अकबर और हेमचंद के बीच हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। किनके बीच? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसे हेमचंद भी कहते हैं। तो पानीपत की कुल कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? तो पानीपत की टोटल 3 लड़ाइयाँ हुई थी और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी तो वो 1761 में हुई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती? तो मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। कब मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की जो नींव मानी जाती है पानीपत के प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है, जो कि हुई थी 21 अप्रैल सन 1526 में। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी 1526 में। कब हुई थी? 1526 में हुई थी, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच में, तभी मुगल वंश की स्थापना हुई थी। इससे पहले किसका वंश था? तो इसके पहले दिल्ली सल्तनत का वंश था। तो आप लोगों को आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।